हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास के अंदर। बेटा आज की क्लास में आपको जो भी एजीबी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एजीबी के जितने भी इंपॉर्टेंट एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग के वो सारे क्वेश्चन आज अपन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, ठीक है। और ये पेपर बनाया है आपके प्यारे, हमारे प्यारे, हम सब के प्यारे डॉक्टर हर्ष सर ने, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स की बहुत डिमांड थी कि सर डॉक्टर हर्ष एक एजीबी पेपर बनाए, तो हमने ये पेपर एक्सपर्ट से बनवाया जो एजीबी के अंदर अरे धुआंधार टीचर है, उनसे ही पेपर बनवाया हमने, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए, बिना फटाफट। देखो ये क्वेश्चन अपन फटाफट करेंगे, टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। बहुत ही कम टाइम है, तो जो क्वेश्चन आपको आता है वो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं आता तो सोच लो आपका क्या हो रहा है, उसका रिवीजन हो रहा है, ठीक है। ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है कि इसमें टाइम क्यों लग रहा है, ठीक है। और जो भी बिल्कुल अपने नए लाडले आए, नए प्यारे भाई आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हर सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हर सर के लिए सब्सक्रिप्शन, लाइक, शेयर तो बनता ही बनता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन, डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन की प्रकृति क्रमशः होती है क्षारीय अम्लीय, अम्लीय क्षारीय, अम्लीय उदासीन, दोनों अम्लीय। तो डीएनए की और हिस्टोन की प्रवृत्ति कैसी होती है बेटा? सही कह रहे हो बेटा, इसका आंसर क्या चला जाएगा? बी। डीएनए की तो होती है अम्लीय प्रवृत्ति, और हिस्टोन प्रोटीन की कैसी होती है? क्षारीय प्रवृत्ति, ठीक है। डीएनए की अम्लीय होती है और स्टोन की प्रवृत्ति, शायद एग्जाम में हो जाएगा स्टोन प्रोटीन की प्रवृत्ति कैसी होती है, तो बेटा आप कर देना क्षारीय प्रवृत्ति। निम्न में से, अगला क्वेश्चन, निम्न में से आउट ब्रीडिंग नहीं है? आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग, ग्रेडिंग अप। इनमें से आउट ब्रीडिंग कौन सी नहीं है भाई? तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ठीक है। बोलो गुरुजी इसका आंसर चला जाएगा सी। देखो बेटा बिल्कुल कम टाइम है, तो फटाफट फटाफट करेंगे। देखो टाइम खराब अपन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जिनको आता है उनको लोग बहुत अच्छा है, फटाफट कर दिया होगा जिनको आता है, और जिनको थोड़ा बहुत ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है ना, उनका रिवीजन हो जाएगा फटाफट, फिर बाद में क्वेश्चन गलत नहीं होगा ये। तो लाइन ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग क्या होती है बेटा? ये एक आउट ब्रीडिंग नहीं है, ये क्या है बेटा? एक इन ब्रीडिंग है। लाइन ब्रीडिंग क्या है? एक इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग में इसमें क्या होता है? लाइन ब्रीडिंग की डेफिनेशन क्या है? अगर बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि दूरस्थ संबंधियों में प्रजनन, जैसे कि हाफ सिब, ठीक है, चचेरे भाई, सोतेले भाई हैं, हाफ सिब मेटिंग होती है ना, वो किसके अंतर्गत आती है? लाइन मेटिंग के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब बोले आपको फटाफट ये दो तीन डेफिनेशन और बता देता हूं, जैसे कि आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग क्या होता है बेटा? एक ही नस्ल के दो असंबंधित जानवरों का प्रजनन करवाना, ठीक है। एक ही नस्ल के दो असंबंधित जानवरों को प्रजनन कराना। असंबंधित जानवर मतलब जो 4 से 6 पीढ़ी तक उनके पूर्वज समान ना हो, ठीक है। तो आउट क्रॉसिंग अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एक ही नस्ल के दो असंबंधित जानवरों का प्रजनन कराना जो पिछली 4 से 6 पीढ़ियों में उनका कोई पूर्वज समान ना हो, उसको आउट क्रॉसिंग बोल देंगे। अगला क्या है बेटा? क्रॉस ब्रीडिंग। तो एक ही प्रजाति के दो अलग अलग नस्लों के बीच क्रॉस करवाना, ठीक है। प्रजाति तो एक ही है लेकिन नस्ल अलग अलग है। एक ही प्रजाति की दो अलग अलग नस्ल, जैसे करन फ्राइज, करन स्विस, ये क्या है? ये क्रॉस ब्रीडिंग की बनाई हुई नस्ल है, कि जैसे मान लो एचएफ के अंदर और साहिवाल के अंदर करवा दिया, ऐसे मतलब दो नस्लों के बीच में करवाएंगे, उसको क्या बोल देंगे अपन? क्रॉस ब्रीडिंग बोल देंगे। अगला क्या है? ग्रेडिंग अप, कि शुद्ध नस्ल का अशुद्ध मादा के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजनन करवाना। मादा तो क्या होगी? अशुद्ध मादा, और एक शुद्ध नस्ल मतलब टॉप क्वालिटी का नर, उसका मादा के साथ, अशुद्ध मादा के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी करवाना, उसको क्या बोल देंगे अपन? ग्रेडिंग अप। तो चलो लाड लो, ये हो गया अपने दो क्वेश्चन, फटाफट फटाफट कर लेंगे अपन। तीसरा है टेस्ट क्रॉस होता है F1 पीढ़ी का प्रभावी जनक के साथ क्रॉस, F1 पीढ़ी का अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस, F1 पीढ़ी का F2 पीढ़ी के पादप के साथ कोई नहीं। फटाफट बताओ भाई। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, इसका आंसर चला जाएगा F1 पीढ़ी का अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस करवाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस। बेटा टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको देखने ही देखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हर सर ने आपके लिए, तो पूरे क्वेश्चन करने हैं आपको एंड तक। तो F1 पीढ़ी का अप्रभावी के साथ करवा दिया, उसको क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस। बेटा बैक क्रॉस क्या होता है? अगर F1 पीढ़ी का समयुग्मकी प्रभावी या अप्रभावी जनक के साथ अपन संकरण करवाएं, क्या F1 पीढ़ी का किसके साथ क्रॉस करवाएं? समयुग्मकी प्रभावी या समयुग्मकी अप्रभावी, चाहे प्रभावी हो चाहे अप्रभावी हो, लेकिन क्या होना चाहिए? समयुग्मकी होना चाहिए। तो उसका F1 के साथ क्रॉस कराएं तो उसको बैक क्रॉस बोलते हैं। तो बेटा टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस दोनों पता लग गया आपको। अगला क्वेश्चन, गलत कथन कौन सा है? डीएनए द्विकुंडलित जबकि आरएनए एक कुंडलित होता है। डीएनए आरएनए की तुलना में अधिक स्थायी होता है। डीएनए में उत्परिवर्तन आरएनए की तुलना में अधिक होता है। सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, ठीक है।
तो बिल्कुल बेटा जिसने कर रखा है ना, जिसने पढ़ रखा है उसको तो एक बार पढ़ने मात्र से वो क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, और जिनका नहीं होगा उनका रिवीजन करवा देते ना बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का। तो चौथा आंसर जाएगा सी। बेटा देखो डीएनए द्विकुंडलित होता है, बिल्कुल सही बात है। आरएनए एक कुंडलित होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, डीएनए आरएनए की तुलना में अधिक स्थायी होता है, ये भी सही बात है। लेकिन बेटा डीएनए में उत्परिवर्तन आरएनए की तुलना में अधिक नहीं होता बेटा। उत्परिवर्तन आरएनए अधिक किस में होता है? उत्परिवर्तन अधिक आरएनए में आसानी से होता है। तो डीएनए में उत्परिवर्तन आरएनए की तुलना में कम होता है, अधिक नहीं होता। तो ये गलत हो गया ना। और सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, गलत कथन पहचानो। गुलदस्ता अवस्था किसमें होती है? लेप्टोटीन अवस्था में। सिनेप्सिस होता है पेकिटीन अवस्था में। समजात गुणसूत्रों के जोड़ों का पृथक्करण होता है एनाफेज फर्स्ट में। काइजमेटा निर्माण होता है डिप्लोटीन में। तो इसमें कौन सा कथन गलत है? फटाफट पहचानो। तो बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, इसका आंसर चला जाएगा बी। देखो बिल्कुल टाइम नहीं है तो आपको आता है तो बढ़िया, अरे नहीं आता तो लाड लो, समझो रिवीजन हो गया। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो भी समझ लो कि रिवीजन हो गया, एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो बेटा जो गुलदस्ता अवस्था होती है ना, अगर एग्जाम में आ जाए ना कि गुलदस्ता अवस्था किस अवस्था से संबंधित है, तो बेटा लेप्टोटीन अवस्था के अंदर होती है गुलदस्ता अवस्था। ठीक है, समजात गुणसूत्रों के जोड़ों का पृथक्करण कब होता है बेटा? एनाफेज फर्स्ट अवस्था होती है ना, उसमें जो समजात गुणसूत्र है उनके जोड़ों का पृथक्करण हो जाता है। काइजमेटा का निर्माण कहाँ होता है बेटा? डिप्लोटीन स्टेज होती है ना, उसमें काइजमेटा का निर्माण होता है। लेकिन सिनेप्सिस बेटा, सिनेप्सिस प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में होती है मियोसिस के में। जो मियोसिस है ना, मियोसिस और माइटोसिस दो होता है ना, अर्धसूत्रीय विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट अवस्था होती है ना, उसमें क्या होता है? सिनेप्सिस होता है, ना कि पेकिटीन अवस्था में। तो ये क्या हो गया? गलत। अगला क्या है? प्रोफेज फर्स्ट में कितनी उप अवस्थाएं होती हैं या उप प्रावस्थाएं होती हैं प्रोफेज फर्स्ट के अंदर? तो बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा आप, इसका आंसर चला जाएगा बी। 5 अवस्थाएं होती है जो प्रोफेज फर्स्ट अवस्था होती है, 5 अवस्थाएं होती है ना। जिनका सही हो गया उनको बधाई, और ना सही हुआ हो ना सोच लो इंपॉर्टेंट। देखो अपना टाइम खराब नहीं करेंगे तो पूरे क्वेश्चन करने हैं आपको, फटाफट करवाऊंगा है ना। तो 5 होती है, 5 कौन सी? पहली होती है लेप्टोटीन, दूसरी होती है जाइगोटीन, तीसरी होती है पेकाइटीन, चौथी होती है डिप्लोटीन, पांचवी होती है डाइकाइनेटिक्स। तो याद होगी ना, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेटिक्स, ये क्या होती हैं? प्रोफेज फर्स्ट की 5 अवस्थाएं होती हैं। अगला, अर्धसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में, जनन कोशिका में, एओ बी दोनों, जाइगोट में। तो आप सबको पता है बेटा अर्धसूत्री विभाजन किसके अंदर होता है? कायिक कोशिका में होता है या जनन कोशिका में होता है या दोनों में होता है? तो बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। बोलो गुरुजी अर्धसूत्री विभाजन कभी भी कायिक कोशिका में नहीं होता, किसमें होता है? सिर्फ जनन कोशिका के अंदर होता है, क्योंकि जनन कोशिका के अंदर तो अपने को गुणसूत्रों की संख्या आदि करनी होती है, कायिक कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या आदि थोड़ी करनी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? जीवन की प्रथम कोशिका होती है, 8वां क्वेश्चन, शुक्राणु, अंडाणु, जाइगोट, अंडे का योग। तो ये तो बेटा बहुत इजी क्वेश्चन बेटा, ऐसे इजी क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं, लेकिन ये इसलिए करवा रहे हैं ताकि आप एग्जाम में गलत नहीं करो, छोटे छोटे क्वेश्चनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो बेटा जीवन की प्रथम कोशिका कौन सी है? जाइगोट है बेटा, क्योंकि जाइगोट से तो पूरे, देखो एक अंडे से अकेले शुक्राणु से जीवन का निर्माण थोड़ी हो जाएगा, अंडाणु से पूरे जीवन का निर्माण थोड़ी हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा? जो भी जिसका भी जाइगोट है, चलो मान लो पक्षी का जाइगोट है तो पूरा पक्षी बना देगा वो। ठीक है, अगला, जेनेटिक्स किन 2 शब्दों से मिलकर बना होता है? हेरिडिटरी प्लस वेरिएशन, इनहेरिटेंस प्लस वेरिएशन, हेरिडिटरी प्लस म्यूटेशन, हेरिडिटरी प्लस क्रॉसिंग ओवर। तो फटाफट कराऊंगा बेटा। ये देखो इसका आंसर क्या चला जाएगा? पहला आप ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो बेटा जेनेटिक्स जो शब्द है ना बेटा 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला तो हेरिडेटरी है ना, कि मतलब जो माता पिता से अपने बच्चों में जो चीजें चली जाती है ना हेरिडेटरी हो जाती है वो तो। और वेरिएशन क्या होता है बेटा? तो माता पिता में बच्चों में चेंज आता है ना, बाप के समान तो बेटा थोड़ी ना हो जाता है, थोड़ा अलग होता है ना, तो उसको होते हैं वेरिएशन। तो जेनेटिक्स के अंदर 2 चीजें आ जाती हैं, हेरिडेटरी प्लस वेरिएशन। तो बेटा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो गलत मत कर देना। अगला, अनुवांशिक विभिन्नताओं का क्या कारण है? जो अनुवांशिक विभिन्नताएं हैं तो होती हैं, वो कारण क्या है बेटा? क्रॉसिंग ओवर, म्यूटेशन, बोथ और जेनेटिक्स। क्या होता है बेटा? तो सिर्फ बिल्कुल सही करे, बोलो गुरुजी का तो पता ही है, दोनों होता है, बोथ आएगा। अब क्रॉसिंग ओवर क्या होता है बेटा? बेटा प्रोफेज फर्स्ट की पेकाइटिन अवस्था में होता है। पहली बात तो कब होती है? प्रोफेज फर्स्ट की पेकाइटिन अवस्था में। पहला क्वेश्चन तो यही आ सकता है एग्जाम में कि क्रॉसिंग ओवर कब होता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है? तो बेटा समजात गुणसूत्रों की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य भुजाओं का आदान प्रदान। बेटा
सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ऐसे कंफ्यूजन करने के लिए आपके ऑप्शन अलग अलग ढाल देंगे एग्जाम में। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि असमजात गुणसूत्र नहीं बेटा, समजात गुणसूत्रों के, ठीक है, और सिस्टर नहीं, समजात गुणसूत्रों की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य भुजाओं का आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो क्रॉसिंग और समझ गए आप। म्यूटेशन क्या होता है बेटा, अरे जीव जो जीन है ना, जीन की अनुवांशिकी में अचानक बदलाव हो जाए, या जीव की अनुवांशिकी में कह लो तुम, कोई भी जीव है उसकी अनुवांशिकी में अचानक बदलाव हो जाए ना, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, उसको म्यूटेशन बोल देंगे, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें अनुवांशिकी भिन्नताओं का कारण क्या है बेटा, क्रॉसिंग और म्यूटेशन दोनों ही है। अगला क्या है, मॉर्गन ने अपना प्रयोग किस पर किया था, गार्डन पी पर किया था, ड्रोसोफिला पर किया था, रात रानी पर पादप पर किया था, या मीठी मटर पर किया था, बता दो क्या आंसर जाएगा इसका। तो बिल्कुल बेटा सही कह रहे हो आप, ठीक है। ये तो आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। तो मैं बताता हूँ आपको, ध्यान रखना, आपको ड्रोसोफिला पर किया था, ठीक है, मॉर्गन ने। अगर एग्जाम में क्वेश्चन है ना, मेंडल ने कौन से पादप पर किया था, ये बहुत इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेंडल ने किस पे किया था। तो बेटा जो गार्डन पी है ना, उस पर किसने किया था, मेंडल ने किया था। तो आपको ध्यान रखना, अगर मेंडल पूछे तो गार्डन पी, और मॉर्गन पूछे तो ड्रोसोफिला। अगला क्वेश्चन चलते हैं बेटा, अनुवांशिक पदार्थ का विशेष गुण होता है, कोई भी अनुवांशिक पदार्थ होगा उसका क्या विशेष गुण होगा, स्थायित्व पहला, दूसरा क्या, कम उत्परिवर्तन, तीसरा प्रतिकृतिकरण की क्षमता, चौथा सभी। तो बोला गुरुजी इसका तो सही कह रहे हो आप, बिल्कुल बिल्कुल लाड लो। देखो ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चन तो गलत होने ही नहीं चाहिए, ठीक है। और ये इजी क्वेश्चन ऐसे हैं कि भाई एग्जाम में तो ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं ना, आप अपना हार्ड हार्ड क्वेश्चन करो जो ऐसे अब आपको आए भी नहीं रहा, एग्जाम में भी नहीं है, उसका क्या मतलब है। तो इसका आंसर चला जाएगा डी। तो बेटा लास्ट तक चलना है आप लोगों को, ठीक है। तो डी आ जाएगा इसका आंसर। बेटा जो भी अनुवांशिक पदार्थ हो ना, वो स्थायी होना चाहिए, उसमें उत्परिवर्तन कम होनी चाहिए, और अपना रेप्लीकेशन, अपने समान दूसरा बनाने की उसकी क्षमता होनी चाहिए, मतलब प्रतिकृतिकरण की क्षमता होनी चाहिए। अगला क्या है बेटा, डीएनए किसका बहुलक है, न्यूक्लियोसाइड का, अमीनो अम्ल का, न्यूक्लियोटाइड का और फैटी एसिड का, किसका बहुलक होता है डीएनए। अरे तो बहुत ईजी है यार, ऐसे थोड़ी क्वेश्चन गलत करोगे। मैं बोला गुरुजी सही हुए हैं, तो क्या हुआ है सही, सी ऑप्शन। डीएनए किसका बहुलक है बेटा, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है डीएनए, ठीक है। और एक क्वेश्चन, एक दो चीजें और बता देता हूँ आपको डीएनए के बारे में मैं, कि डीएनए क्या है बेटा, दोहरी कुंडलित संरचना है। जिसके लिए दोहरी कुंडलित संरचना दी किसने थी, वॉटसन एंड क्रिक नाम के दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या की थी, डीएनए की दोहरी कुंडलित संरचना दी थी। आगे चलो भाई, फटाफट फटाफट करेंगे, देखो फटाफट आपको रिवीजन करवाना ज्यादा ज्यादा क्वेश्चनों का। अगला क्या है, न्यूक्लियोसाइड व न्यूक्लियोटाइड से भिन्न होता है। न्यूक्लियोसाइड है ना, वो न्यूक्लियोटाइड से भिन्न किस प्रकार से होता है, एन टू क्षार की उपस्थिति के कारण, फॉस्फेट की उपस्थिति के कारण, शर्करा की अनुपस्थिति के कारण, और चौथा हो गया तीनों इकाइयां न्यूक्लियोसाइड में पाई जाती हैं। तो इसमें कौन सी चीज के कारण न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड से भिन्न होता है। तो बिल्कुल बेटा सही कह रहे हो, जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ना, वो न्यूक्लियोसाइड के अंदर नहीं होता। तो फॉस्फेट ग्रुप की अनुपस्थिति के कारण न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड से भिन्न होता है, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड के अंदर बेटा फॉस्फेट ग्रुप नहीं पाया जाता, इसलिए ये इसकी अनुपस्थिति के कारण अलग होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सही कथन नहीं है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है, माइकोप्लाज्मा की ड्रग ऑफ चॉइस टाइलोसिन होती है, जीवाणु एक यूकेरियोटिक कोशिका है। तो कौन सा सही जाएगा बेटा। अरे यार इतना इजी क्वेश्चन है, बोलो गुरुजी इतने इजी क्वेश्चन तो बेटा ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और अगर नहीं आ रहे, किसी का गलत हो रहा अपने लाड लेगा, तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान रखना, आपको एग्जाम में गलत मत करना है। यहाँ तो गलत हो गया कोई बात नहीं, यहाँ ध्यान रख लेना आप। तो इसका आंसर चला जाएगा डी। क्यों बेटा, देखो जंतु कोशिका में कभी भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, अनुपस्थित होती है, पादप कोशिका में पाई जाती है कोशिका भित्ति, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। और माइकोप्लाज्मा जिसको पीपीएलओ बोलते हैं ना, पीपीएलओ प्लूर, ठीक है, पीपीएलओ, ठीक है, तो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये बेटा ये माइकोप्लाज्मा सब छोटी है, ये भी सही बात है। माइकोप्लाज्मा की ड्रग ऑफ चॉइस पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो बेटा क्या है माइकोप्लाज्मा की ड्रग ऑफ चॉइस, टाइलोसिन। टाइलोसिन माइकोप्लाज्मा की ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है, तो ये भी सही है। जीवाणु बेटा यूकेरियोटिक कोशिका नहीं होती, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, ठीक है। यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं तो अलग अलग होती है ना, तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसलिए कि उस कथन क्या हो गया, गलत हो गया, सत्य नहीं है बेटा ये। अगला गलत कथन है, डीएनए तथा आरएनए में डीएनए तथा आरएनए में पिरिमिडीन नाइट्रोजन क्षारक समान होते हैं। जो पिरिमिडीन नाइट्रोजन क्षारक डीएनए और आरएनए में समान होते हैं,
दूसरा, डीएनए तथा आरएनए में प्यूरिन नाइट्रोजन क्षारक समान होते हैं। डीएनए में थाइमीन के स्थान पर आरएनए में यूरेसिल उपस्थित होता है। आरएनए तथा डीएनए दोनों में पेंटोस शर्करा उपस्थित होती है। तो इसमें कौन सा कथन गलत है? देखो पहला ही कथन पता लग गया इसके अंदर तो कि कथन कौन सा गलत है बेटा। 16 का अंदर चला जाएगा ए ऑप्शन। बोलो गुरुजी कैसे? तो बेटा जिसने कर दिया उसको तो बहुत ही बढ़िया, और जिसने नहीं किया उसका टाइम खराब थोड़ी ना करेंगे इतना, ठीक है। जिसको नहीं आता उसको तो फटाफट बता ही देंगे ना, समझा ही देंगे, रिवीजन ही करवा देंगे। तो बेटा डीएनए और आरएनए होता है ना, उसमें जो पिरिमिडीन नाइट्रोजन क्षारक होते हैं ना वो समान नहीं होते। कौन से क्षारक समान होते हैं? जो प्यूरिन नाइट्रोजन क्षारक है समान वो होते हैं। बताऊं कैसे? क्योंकि प्यूरिन कौन कौन से होते हैं? ए एडिनिन और गुआनिन, ए और जी। एडिनिन और गुआनिन क्या है? प्यूरिन क्षारक है। तो बेटा ये तो डीएनए में भी होते हैं, आरएनए में होते हैं। जबकि पिरिमिडीन कौन से हैं? पिरिमिडीन बेटा थाइमीन और साइटोसिन, ये तो पाए जाते हैं किसमें? सही करे बेटा, डीएनए के अंदर। और आरएनए में साइटोसिन की जगह कौन सा पाया जाता है? इधर लिख तो रहा है ना, ये थाइमीन है ना, थाइमीन की जगह कौन सा पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। तो आरएनए में कौन कौन से मिलते हैं? यूरेसिल और साइटोसिन मिलते हैं, इसीलिए बेटा अलग अलग हो गए ना। इसलिए पिरिमिडीन क्षारक नाइट्रोजन क्षारक समान नहीं है ना, तो इसका पहला कथन गलत हो गया। और बेटा दोनों में पेंटोस शर्करा पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि डीएनए के थाइमीन के स्थान पर आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक पाया जाता है? तो बेटा यूरेसिल पाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। अगला बेटा, डीएनए तथा आरएनए की अम्लीय प्रवृत्ति का क्या कारण है? पेंटोज शुगर, फोस्फेट, फोस्फोरिक एसिड या फोस्फेट, नाइट्रोजन बेस और सभी। जो डीएनए और आरएनए की अम्लीय प्रवृत्ति होती है ना उसका कारण क्या है बेटा? अगर आपको पता है तो आपने कर दिया होगा, अगर नहीं पता है ना तो ये लो, इसका कारण क्या है बेटा? जो फोस्फोरिक एसिड है ना, फोस्फेट बोलते हैं जिसको, वो क्या है? इसकी अम्लीय प्रवृत्ति का कारण है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप कर दोगे ना, फोस्फोरिक एसिड या फोस्फेट है अम्लीय प्रवृत्ति का कारण। अगला, अब बेटा बिल्कुल ही 2 ही दिन बच गए तो फटाफट, बहुत फटाफट करेंगे अपन। गलत कथन नहीं है वायरस एक, मतलब गलत कथन नहीं है मतलब सत्य कथन कौन सा है ये पूछ रहा है ये। गलत कथन नहीं है का मतलब होता है सत्य कथन कौन सा है। तो वायरस एक अकोशिकीय जीव है। वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। वायरस सजीव एवं निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी है। तो बिल्कुल क्या चला जाएगा इसका आंसर? सही कह रहे हो, इसका आंसर चला जाएगा डी। बेटा वायरस एक अकोशिकीय जीव है। दूसरा, वायरस है ना जो कोशिका सिद्धांत है उसका अपवाद है। तीसरा, वायरस सजीव और निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी है। तो इसलिए इसका आंसर क्या चला गया? चौथा, सभी। अगला क्या है? गलत कथन है किसके लिए? डीएनए के लिए। कौन सा कथन गलत है? पहला कथन क्या है? एक डीएनए में एडेनिन थाइमीन से हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ा होता है। कितने हाइड्रोजन बंधों द्वारा? 2 हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ा रहता है। दूसरा क्या है? गुआनिन और साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ा रहता है। 4 घाव का नियम आरएनए पर लागू होता है। और डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती हैं। तो इसका कौन सा कथन गलत है डीएनए के बेटा? बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। कौन सा कथन गलत है? सी। देखो बेटा, एक डीएनए में बेटा एडेनिन और थाइमीन, एडेनिन और थाइमीन, ठीक है, ये तो जुड़े होते हैं 2 बंधों से, ठीक है। और साइटोसिन और यूरेसिल हो ना, इधर गुआनिन और साइटोसिन ये 3 हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। लेकिन बेटा ये 4 घाव का नियम किस पे लागू होता है? डीएनए पर लागू होता है, आरएनए पर लागू नहीं होता। इसलिए ये कथन क्या हो गया? तीसरा कथन गलत है। क्यों? 4 घाव का नियम किस पे लागू होता है? सही कह रहे हो बेटा, किस पे होता है? डीएनए पर। और डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, आप सबको पता ही है ये। आरएनए में तो 1 होती है, डीएनए में कितनी होती है? 2। और 4 घाव का नियम बोलो गुरुजी क्या है? तो लो अगला क्वेश्चन 4 घाव का ही है कि 4 घाव के नियम के लिए सही है डीएनए पर लागू a + g = c + t, a + g / c + t = 1 और d सभी। तो 4 घाव के नियम के लिए बेटा ये सभी कथन सही है। एक तो 4 घाव का नियम डीएनए पर लागू होता है पहली बात, और इसमें a + g = c + t होता है, ठीक है। यह कह दो कि a + g / c + t = 1, ठीक है। तो ये कथन सारे के सारे 4 घाव के नियम के लिए सही है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात है नहीं। अगर नहीं याद है आपको, बार बार याद नहीं हो रहा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो फटाफट क्वेश्चन का, ठीक है। अगला, डीएनए की बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी किससे निर्मित होती है? शर्करा और फॉस्फेट से, केवल शर्करा से, है नाइट्रोजन क्षारक से, शर्करा, फॉस्फेट और नाइट्रोजन क्षारक से। जो डीएनए की बैकबोन कह सकते हैं या रीढ़ की हड्डी कहते हैं, वो किससे तैयार होती है? तो बेटा सही कह रहे हो इसका आंसर चला जाएगा बेटा
शर्करा और फोस्फेट ग्रुप से। नाइट्रोजन क्षारक तो बाद में पूरा डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला आपस में जुड़ती है ना, तब मिलते हैं। शुरू में तो क्या रहता है, जो डीएनए की बैकबोन है ना, वो दो ही चीजों की बनी होती है। पहली तो क्या है शर्करा, दूसरी क्या है फोस्फेट। ठीक है, नाइट्रोजन क्षारक नहीं होते, तो इसका हमेशा ध्यान रखना आपको। डीएनए की बैकबोन किसकी बनती होती है, किस किसकी, शर्करा और फोस्फेट की। अगला क्वेश्चन डीएनए के लिए गलत है। डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रॉन होता है। ठीक है, डीएनए की एक कुंडलन की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉन होती है। डीएनए की दो श्रृंखलाएं फास्फोडाइएस्टर बंध से जुड़ी हुई होती हैं। डीएनए में दो शर्कराओं के मध्य की दूरी 11.1 एंगस्ट्रॉन होती है। तो बेटा इसका आंसर क्या चला जाएगा, जिनको पता है उन्होंने कर दिया, जिनको नहीं पता उनको मैं फटाफट बता दूंगा बिना टाइम खराब करे। इसका आंसर चला जाएगा बेटा सी। देखो बेटा डीएनए का व्यास कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉन होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, डीएनए का व्यास पूछ लेना तो 20 एंगस्ट्रॉन ही होता है। और डीएनए में एक कुंडलन की लंबाई की, एक कुंडलन होगा ना उसकी लंबाई होती है बेटा 34 एंगस्ट्रॉन, तो ये भी सही है। और डीएनए में दो शर्कराओं के मध्य 11.1 एंगस्ट्रॉन लंबाई होती है, दूरी होती है, तो ये भी सही है। अब गलत क्या है, तो बेटा डीएनए की दो श्रृंखलाएं आपस में फास्फोडाइएस्टर बंध से नहीं जुड़ती, किससे जुड़ती हैं, हाइड्रोजन बंध से जुड़ती हैं। ठीक है, तो डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं होती है ना, वो हाइड्रोजन बंध से जुड़ती हैं, फास्फोडाइएस्टर बंध से नहीं जुड़ती, इसलिए कथन क्या हो गया, ये गलत हो गया। अगला क्वेश्चन बेटा डीएनए की दो श्रृंखलाएं आपस में कौन से बंध से जुड़ती हैं, तो बिल्कुल ये तो मैंने ऊपर ही बता दिया आपको, किससे जुड़ती हैं, हाइड्रोजन बंध से जुड़ती हैं। उसमें फास्फोडाइएस्टर लिख रखा था इसलिए गलत था, वो हाइड्रोजन बंध से जुड़ती हैं, तो ये हो गया सही। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, 23 का बी। अगला सेंट्रल डोगमा सिद्धांत किसने दिया, फटाफट बताओ भाई, सेंट्रल डोगमा सिद्धांत है वो किसने दिया, सही कह रहे हो बेटा, क्रिक ने दिया था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेना सेंट्रल डोगमा सिद्धांत किसने दिया, तो कर देना आप क्रिक। अगर पूछ ले कि डीएनए का दोहरा कुंडलित संरचना, डीएनए की दोहरी कुंडलित संरचना का मॉडल जो किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक दोनों ने मिलकर दिया था। क्या, डीएनए की दोहरा कुंडलित संरचना। ठीक है, मॉर्गन भाई साहब बच के, मॉर्गन ने क्या दिया था बेटा, लिंकेज शब्द मॉर्गन ने दिया था। जो लिंकेज पढ़ रहे हो ना बार बार में, या लिंकेज का गुणसूत्र सिद्धांत कह लो या लिंकेज शब्द कह लो, दोनों ही चीज किसने दी है, मॉर्गन भाई साहब ने दी है। तो ये मॉर्गन के लिए खास बात हो गई। अगला मिलान सही है। देखो बेटा आप मिलाओ, उससे पहले मैं फटाफट आपको रिवीजन ही करवा देता हूं इसका, तो इसमें टाइम लगेगा नहीं तो आपको मिलाने में। तो 25 का क्या आंसर जाएगा, आपको पहले बता देता हूं मैं, देखो मैं मिला ही बता देता हूं ना। इसमें क्या है 25 के अंदर जो ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन क्या है बेटा, आरएनए से प्रोटीन का निर्माण है, उसको अपन क्या बोलते हैं। तो एग्जाम में देखो 4 क्वेश्चन है, आरएनए से प्रोटीन निर्माण क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है बेटा, तो बेटा ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से आरएनए का बनना, इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है बेटा, तो आरएनए से डीएनए बने उसको रिवर्स। देखो ट्रांसक्रिप्शन तो क्या होता है, आरएनए से और डीएनए से आरएनए बने, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, तो बेटा रिवर्स कर देंगे इसको, तो रिवर्स क्या कर देंगे, डीएनए से आरएनए बन रहा है ना, तो आरएनए से डीएनए बनता है, उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है बेटा, डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब अपने समान प्रति बनाना। तो ये तीनों चीज, चारों चीजें पता लग गई आपको, मतलब गुरुजी बिल्कुल पता लग गई। तो ये भी क्या है 26वां क्वेश्चन। ठीक है, ये भी एक मिलान ही है, तो ये भी मैं आपको बता ही देता हूं। ठीक है, फटाफट ही, ताकि इसमें टाइम खराब नहीं हो। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा, देखो पहले तो बताता हूँ आपको, बी आंसर जाएगा। कैसे जाएगा इसका बी आंसर, कि बेटा डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है, तो बेटा डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा पता आपको न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ होता है, देखो 4 क्वेश्चन है अपने आप में, चारों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से एग्जाम में आ सकते हैं। तो डीएनए का रेप्लिकेशन पूछ ले तो आप कहोगे न्यूक्लियस में। अगर आपसे पूछ ले कि ट्रांसलेशन कहाँ होता है, तो बेटा ट्रांसलेशन तो आपको पता ही है साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, तीसरा क्या है, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है, तो बेटा ट्रांसक्रिप्शन आपको पता है कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है, ये होता है साइटोप्लाज्म में। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको वो उसका दोबारा फटाफट एक बार बीच में देख सको, रिवीजन कर सको। तो आगे चलते हैं बेटा। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए आवश्यक मुख्य एंजाइम कौन सा है, बेटा 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कौन सा है, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए से डीएनए का निर्माण। ठीक है, और एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि डीएनए से आरएनए का निर्माण। तो इनमें दोनों में एक एक मुख्य एंजाइम होता है। तो बेटा डीएनए से आरएनए पॉलीमरेज, पेप्टाइडेज, डीएनए पॉलीमरेज सभी। तो बेटा डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो एंजाइम होता है
फटाफट आपने सोच ही लिया होगा, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, सी। जो डीएनए पॉलीमरेज है वो मुख्य एंजाइम होता है। तो बेटा वैसे ही क्या है, अगर आरएनए निर्माण की बात कर लेना अपन कि आरएनए निर्माण यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन सा मुख्य एंजाइम होता है, तो बेटा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आरएनए निर्माण के लिए यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए बहुत ही मुख्य एंजाइम। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फटाफट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अब तो बहुत ही कम टाइम बन गया, इसीलिए अब कोई चीज आपको फटाफट टाइम लगाना ही नहीं है, अब तो बिल्कुल ही टाइम नहीं लगाना, बिल्कुल टाइम है ही नहीं, लगाएंगे कहां से। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसे जीन जिनकी प्रकट होने की प्रवृत्ति प्राणी के लिंग पर निर्भर करती है। ऐसे जीन जिनकी प्रकट होने की प्रवृत्ति प्राणी के लिंग पर निर्भर करती है, उसको क्या बोलते हैं, फटाफट बता दो। ऐसे नहीं किसी भी लिंग में हो जाएंगे, किसी स्पेशल लिंग में ही वो प्रवृत्ति होती है प्रकट होने की, तो इसका आंसर चलेगा सी, लिंग सीमित लक्षण। जैसे कि बेटा दूध कौन देगी, सिर्फ मादा ही देगी। शुक्राणु जनन किसमें होगा, सिर्फ पुरुष के अंदर ही शुक्राणु जनन होगा। अंडा उत्पादन सिर्फ मादा के अंदर ही होगा। तो क्या हो गया, ये लिंग तक सीमित रह गया ना, कि या तो फीमेल ही देगी या मेल ही देगी। तो इसको जो भी ऐसे जीन जो प्रकट होने की प्रवृत्ति प्राणी के लिंग पर निर्भर करती है, मतलब क्या लिंग तक सीमित रह गया कि अंडा सिर्फ मादा ही देगी, दूध सिर्फ मादा ही देगी, तो ये क्या हो गया, लिंग सीमित जीन बोल दिया इसको। अब बोले बेटा एक चीज क्या आती है, लिंग प्रभावित लक्षण यानी कि सेक्स इन्फ्लुएंस्ड लक्षण। जैसे मानव का गंजापन, वो किसके अंतर्गत आ जाता है, लिंग प्रभावित लक्षण के अंदर। लिंग संलग्न यानी कि सेक्स लिंक्ड जीन आ गए, उसमें बहुत सारे होते हैं बेटा, हीमोफीलिया, ठीक है, जो एक्स लिंग से एक्स से संलग्न होता है, ठीक है। तो ये इसमें क्या आ जाएगा, लिंग सीमित लक्षण। अगला बेटा ये देखो, अगर आपको लग रहा है ना कि कोई भी टॉपिक मेरा पूरे से क्लियर नहीं है, तो फटाफट आप उस टॉपिक पर जाओ और उस टॉपिक के बारे में पूरी चीज पढ़ लो। ये एक तरीके से आपको क्वेश्चन करने का फायदा ये भी होना चाहिए। तो न्यूक्लियोटाइड में प्रयुक्त नाइट्रोजन युक्त पिरामिडिन क्षारक कौन से होते हैं, न्यूक्लियोटाइड में प्रयुक्त नाइट्रोजन युक्त पिरिमिडिन क्षारक पूछ रहा है बेटा, ये ध्यान रखना। तो 30 का आंसर चला जाएगा, सही कह रहे बेटा, साइटोसिन और थाइमीन, ठीक है, क्योंकि बेटा एडिनिन ए इधर है ग्वानिन, तो ये तो क्या है बेटो, ये तो प्यूरिन क्षारक है ना। और अपने को पूछा क्या है, पिरिमिडिन पूछा है, तो साइटोसिन और थाइमीन ही क्या है, पिरिमिडिन है। एक यूरेसिल भी क्या है, पिरिमिडिन ही है। प्यूरिन तो कौन सा होता है, एडिनिन और ग्वानिन, ये क्या है, प्यूरिन क्षारक है। किसी जीन के एक या एक से अधिक एकांतर विकल्प का होना क्या कहलाता है, या कह सकते हैं कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन, उसको क्या बोलते हैं। तो बेटा किसी भी जीन के एक या एक से अधिक एकांतर विकल्प हैं, तो उनको अपन क्या बोलेंगे, लोकस, एलील, होमोजाइगोसिटी और हेटेरोजाइगोसिटी। फटाफट बता दो, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो बेटा उसको क्या बोलेंगे अपन, एलील्स बोलेंगे, ठीक है। एक ही जीन के एक से अधिक विकल्प है ना, उनको क्या बोलते हैं अपन, एलील बोलते हैं, ठीक है। बोलो गुरुजी ये इनके बारे में बता दो। तो बेटा हेटेरोजाइगोसिटी क्या होती है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अवस्था जिसमें किसी लक्षण की दोनों एलील अलग अलग हो, हेटेरो मतलब अलग अलग, होमो मतलब समान, तो बेटा अवस्था जिसमें किसी लक्षण की दोनों एलील अलग अलग हो तो हेटेरोजाइगोसिटी बोल देंगे उसको। और अवस्था जिसमें किसी लक्षण की दोनों एलील समान हो तो उसको क्या बोल देंगे, होमोजाइगोसिटी। होमो का मतलब बेटा होता ही समान है, तो दोनों एलील समान हो तो होमोजाइगोसिटी हो गया, दोनों एलील अलग अलग हो तो उसका हेटेरोजाइगोसिटी बोल देंगे उसको। अगला बेटा क्वेश्चन फटाफट, कोशिका का सुसाइडल बैग किसे कहते हैं, गोल्जी बॉडी को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, लाइसोसोम को और माइटोकॉन्ड्रिया को। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बार आ चुका है, तो आपने कर दिया होगा अब तक। तो कौन सा जाएगा इसका आंसर, सी, यानी कि लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है, इसके अंदर सुसाइडल बैग कहते हैं इसको अपन। फिर अगला, पूर्ण संलग्नता में कितने प्रतिशत युग्मक पेत्रक के समान होते हैं, ठीक है। तो कितने प्रतिशत होते हैं पूर्ण संलग्नता में, तो फटाफट बता दो बेटा, 50, 75, 100, 25। तो पहली बात तो पूर्ण संलग्नता समझते तो ना आप कि बच्चों का पूर्णतः माता पिता के समान होना, कि बच्चे पूर्णतः माता पिता के समान है उसको बोलते हैं पूर्ण संलग्नता। और बच्चों का पूर्णतः माता पिता के समान न होना उसको क्या बोलते हैं, अपूर्ण संलग्नता। तो बेटा पूर्ण संलग्नता मतलब माता पिता के समान होना, मतलब कितना है, क्या आंसर चला जाएगा इसका, सी, 100%।
तो कितने प्रतिशत युग्मक पेतरक प्रकार के होते हैं बेटा? 100% युग्मक होंगे, तभी तो बेटा बच्चे माता पिता के बिल्कुल समान होंगे। तो इसका आंसर चला जाएगा 100%, 33 का। 34, निम्न में अर्धसूत्री विभाजन के अंत में कितनी पुत्री कोशिकाएं बनती हैं? ये तो किसी को गलत होना ही नहीं चाहिए, 4, क्योंकि इतना टाइम इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि ये तो सबको पता है 4 बनती है एक अर्धसूत्री विभाजन से। ठीक है, अब देखो कोशिकांग 25 अपना इधर तो लिखे कोशिकांग उनका कार्य। देखो बेटा मैं फटाफट ही बता देता हूं आपको, इसमें टाइम लगाने का कोई गुंजाइश है ही नहीं। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी संश्लेषण करता है, ये सीधा का सीधा मैच है। ये आपके रिवीजन के लिए है। आरईआर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है अपने आप में एक क्वेश्चन के अंदर। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। गोल्जी बोर्ड या लाइसोसोम कह दो सुसाइडल बैग का कार्य करता है। तो इसलिए ये फटाफट आपको बहुत बार रिवीजन करवा चुके हैं इनका, इसलिए इसमें टाइम नहीं लगाएंगे बेटा, और टाइम है ही नहीं, मेन बात तो ये है ना। तो किसी जीव की बाह्य बनावट जैसे कि उसका रूप, आकार इत्यादि को कहते हैं जीनोटाइप, फिनोटाइप, एलील और आल। जो बाहर से दिखता है ना जानवर जैसा भी, उसको क्या बोलते हैं बेटा? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 36 नंबर। तो इसको बेटा फिनोटाइप बोलते हैं। जो बाहर से दिखता है ना जैसा भी जानवर, कोई भी जैसा दिखेगा बाहर से, उसको बोलते हैं फिनोटाइप। बोलो गुरुजी फिनोटाइप तो समझ में आ गया, ठीक है। अब जीनोटाइप, जीनोटाइप क्या होता है बेटा? तो बेटा किसी भी प्राणी की जो जीन की संरचना होती है, उसके अंदर कौन कौन से जीन पाए जा रहे हैं, उस संरचना को, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना किसी भी प्राणी की जीनी संरचना, उसको तो बोलते हैं जीनोटाइप। और किसी भी प्राणी की बाह्य बनावट, बाहर से कैसा दिख रहा है, उसको बोलते हैं फिनोटाइप। ठीक है, और एलील तो आपको बता ही दिया कि अल्टरनेटिव जीन के अलग अलग अल्टरनेटिव रूप होते हैं, अभी अपन ने ऊपर क्वेश्चन किया ही था ना। अगला क्या है 37 का, वेसेक्टोमाइज्ड बुल किस काम आता है? प्रयोगों में, हीट रिडक्शन में, बोझा ढोने में, मांस उत्पादन में। वेसेक्टोमाइज्ड बुल किस काम आता है? तो बिल्कुल ये सही बात कह रहे हो आप, हीट का पता लगाने के लिए, क्योंकि बेटा वेसेक्टोमाइज्ड बुल है ना, उसमें हार्मोन तो निकलते हैं। ठीक है, बस सिर्फ स्पर्म ही निर्माण नहीं हो, मतलब स्पर्म का निर्माण, आगे स्पर्म आते नहीं। तो हीट रिडक्शन के लिए अपन क्या करते हैं, वेसेक्टोमाइज्ड बुल काम में लेते हैं। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना, इस रिवीजन इसलिए करवा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्या है, पैनमिक्सिया का अर्थ क्या है? सेलेक्टिव मेटिंग, रैंडम मेटिंग, कलिंग और सिलेक्शन। बेटा एक सीधा लाइन लिखी हुई है आपके, अगर आपने सही से रिवीजन किया है तो बिल्कुल सही कह रहे हो। बोलो गुरुजी टाइम खराब नहीं होना चाहिए। तो पैनमिक्सिया किसको बोलते हैं? रैंडम मेटिंग को, कि ऐसे ही रैंडमली किसी से किसी की मेटिंग करवा दें, उसको क्या बोल दिया? पैनमिक्सिया बोल देंगे। अब क्या क्या आ रहा है यहाँ पे, एक सिलेक्शन आ रहा है बेटा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि नई पीढ़ी के लिए अच्छे माता पिता का चुनाव करना, कोई नई पीढ़ी बनानी है उसके लिए अच्छे माता पिता का चुनाव करना क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं, आप एग्जाम में कर देना, सिलेक्शन बोलते हैं बेटा उसको। ठीक है, और कलिंग तो आपको पता ही है कि जो अवांछित जानवर है उनको फार्म से बाहर कर देते हैं, उसको अपन कलिंग बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन चलो बेटा, ओकाजाकी खंडों को जोड़ने के लिए आवश्यक एंजाइम कौन सा है? जो ओकाजाकी के खंड होते हैं ना, उनको आपस में जोड़ने के लिए, तो आपको पता है बेटा जोड़ने के लिए कौन सा काम लेते हैं? डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, ट्रांसक्रिप्टेज, डीएनए लाइगेज। तो आपको पता है डीएनए पॉलीमरेज किसके लिए? डीएनए रेप्लिकेशन के लिए काम में लेते हैं। आरएनए पॉलीमरेज मुख्यतः किसका काम करता है? ट्रांसक्रिप्शन का, डीएनए से आरएनए बनाने का। तो बेटा डीएनए लाइगेज ही तो बचा ना। तो डीएनए लाइगेज क्या करता है? जो ओकाजाकी खंड है, मतलब दो आपस में अलग अलग खंड है ना, उनको आपस में जोड़ता है, एक तरीके से तुम समझ लो गोंद की तरह काम करता है ये डीएनए लाइगेज एंजाइम। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या अपना, पशुओं के मुद्दे मेटिंग जिनका केवल एक जनक समान हो, उसको क्या बोलेंगे? पशुओं के मध्य मेटिंग करवाएं जिनका केवल एक जनक समान हो, तो बेटा उसको फुल शिप बोलेंगे, फुल शिप मेटिंग या हाफ शिप मेटिंग या शिप मेटिंग या क्लोज ब्रीडिंग। तो बेटा अपन ने आज 40 क्वेश्चन करवाए हैं, अगले 40 क्वेश्चन आपके लिए और बचे हैं एजीबी के, वो आपको अगली क्लास के अंदर करवा देंगे। फटाफट रिवीजन कराएंगे। बस आपको सिर्फ 2 सेकंड निकाल के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने प्यारे लाड लेना, उनको फटाफट आप उनको भेज देना कि भाई तू भी पढ़ ले एक बार, तू भी फटाफट रिवीजन कर ले। ज्यादा टाइम खराब करना नहीं, सिर्फ 2 सेकंड निकालनी है। सब्सक्राइब जरूर कर देना बेटा, ठीक है। थोड़ा सा प्यार तो, 2 सेकंड का प्यार तो दे ही सकते हो बेटा। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा 40 का? बिल्कुल बी आंसर चला जाएगा बेटा। बेटा केवल एक ही जनक समान हो तो उसको तो बोलते हैं हाफ शिप मेटिंग, और दोनों जनक समान हो उसको बोलते हैं फुल शिप मेटिंग। ठीक है, और क्लोज ब्रीडिंग तो आपको पता ही है। क्लोज ब्रीडिंग क्या होती है बेटा? जो निकटस्थ संबंधी है, बिल्कुल नजदीकी संबंधी। नजदीकी संबंधी कैसे? जैसे फुल शिप मेटिंग उसी का उदाहरण है। नजदीकी जैसे 2 भाई बहन है तो उस मेटिंग को क्या बोलेंगे? क्लोज मेटिंग बोल देंगे। ठीक है, तो बेटा ये 40 क्वेश्चन हो गए। अगले 40 क्वेश्चन आपके लिए अगली क्लास में लेके आएंगे। बिल्कुल 2 दिन बचे हैं, तो बेटा आप सिर्फ रिवीजन उन टॉपिकों को ज्यादा करना है जो आप भूल रहे हो बार बार में।
ठीक है, उन टॉपिकों पे ज्यादा फोकस करना है। और जाते अपने चैनल को सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना। थैंक यू, मेहनत करो भाई जम के।